गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस पार्ट को जो हमने पूर्व में पढ़ा था उसके सारांश को आज हम पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर का अध्ययन भी करेंगे। हमारा जो पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में। पूर्व की जो वीडियो में हमने इस पाठ के इस पैराग्राफ का अर्थ को समझा था। दो पैराग्राफ को हमने इसको समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ को आगे की तरफ से पढ़ेंगे, आगे पूरा करेंगे, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमारे लेखक हैं रेणु जी, उन्होंने कई बाढ़ में योगदान अपना दिया है। वह एक समाज सेवी हैं। जिस तरह से उन्होंने ये जो पाठ की रचना की है 1967 की, जो उनकी स्वयं भोगी बाढ़ की जो दृश्य है उसके बारे में इसमें उन्होंने हमें बताया था। उसी प्रकार इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि जब ये 1967 की बाढ़ के समय जो उन्होंने जिन दृश्यों को देखा है, सहन किया है, उस बीच उन्हें 1947 में आई मनिहारी पूर्णिया की जो जिले की जो बाढ़ है वह भी याद आई। फिर 1949 की जो बाढ़ है वह भी उन्हें याद आई। फिर 1937 की जो बाढ़ है वह भी उन्हें याद आई। उन बाढ़ों की उन्हें याद आ रही थी। इस तरह से हमने इस पाठ को जब पढ़ा है, सभी भैया बहनों ने इस पाठ को पूरी तरह से ज़रूर पढ़ा होगा। पूर्व में मैंने आपको यही गृह कार्य दिया था, है ना। इस तरह से 1947 में मनिहारी में पूर्णिया में यह बाढ़ आई थी, ठीक है। उसी तरह से 1947 में भी ये बाढ़ आई थी। इस तरह से 1937 में जो बाढ़ आई थी उसमें वह भेला लेकर, भेला जो होता है वो होता है जो आपका केला होता है, केले का पेड़ जो होता है उसके जो खाली सिर्फ उसका पेड़ होता है वह इतना फिर हल्का होता है जो नदी में तैरता है, जिसके सहारे आप तैर सकते हो। और बाढ़ में यह भेला बहुत काम आता है। ये देखिए यहाँ पर ये 1937 में सिमरवनी शंकरपुर के बाढ़ के समय नाव का लेकर लड़ाई हो गई थी। वे उस समय बालचर बॉय स्काउट था। यहाँ पर देखिए आप, ये केले का पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। और वहीं है ना, तो ये जो भेला शब्द है ये उन्होंने केले के पेड़ का आपको बताया है। उसी प्रकार ये जो 1967 की जो बाढ़ के बारे में इसमें जो उन्होंने बताया है, इस समय भी जो आपके लेखक हैं उन्होंने किस तरह से बाढ़ के लिए तैयारी की थी वह इसमें आपको बताया गया है। आखिरी में हम आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जब उन्हें बता दिया जाता है कि अब बाढ़ का पानी बहुत जल्दी ही आने वाला है, तब जो हमारे लेखक हैं और उनके मित्र होते हैं उन्हें उनके ऊपर भी बहुत अधिक गंभीर चिंता उन्हें होने लगती है। और वो आसपास वाले जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें देखते हैं तो उनके मन पर इतना कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इस तरह से फिर वो अपने आप को वापस नॉर्मल करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए।
फिर यहाँ पर अगले पैराग्राफ में आप देखते हैं कि वह इतनी भीषण जो आपकी बाढ़ है उसको देखकर उन्हें ट्रांजिस्टर की बहुत याद आती है। तीव्र इच्छा उन्हें होती है कि अगर अभी उनके पास ट्रांजिस्टर होता तो वह, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते लोग पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर बाढ़ नाच रहा था और पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कमल थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। आपने देखा कि लेखक ने की यहाँ पर तीव्र इच्छा है कि उसके पास एक टेप रिकॉर्डर होता या मूवी कैमरा होता, जिससे वो इस बाढ़ के दृश्य को रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन वह आखिरी में यह बता रहा है कि उसके पास तो एक कलम थी, पेन था, जो वह भी चोरी हो गया है। और अच्छा है उसके पास कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्योंकि यहाँ पर इस लास्ट वाले वाक्य में वो यह बता रहा है कि वह रियल में जो इस बाढ़ का जो अनुभव है वह करना चाहता है। अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ होती है उसे सहन करना चाहता है, देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। उन व्यक्तियों की कठिनाइयों को, उनकी जो उस समय की भाव होते हैं उसे वो महसूस करना चाहता है। क्योंकि अगर उसके पास टेप रिकॉर्डर या मूवी कैमरा होता तो वो इन सब घटनाओं को कैद करने में लग जाता और चित्रित करने में लग जाता एक सुंदर रूप से। और जो ये अनुभव उसे स्वयं भोगने में यहाँ जो हो रहे हैं वह नहीं हो पाते। तो इस तरह हमारे पाठ का जो आज का सारांश है पूरी तरह से यही निकल कर आ रहा है कि जो लेखक है वह एक स्वयंसेवी है ज़रूर, लेकिन उसने कई बाढ़ को देखा है, कई बाढ़ों को उसने झेला है। लेकिन ये जो बाढ़ थी, राजेंद्र नगर की ये जो बाढ़ थी, वह उसने महसूस की है। इस बाढ़ को उसने स्वयं भोगा है और इस जो पाठ का उसने सारांश लिया है इस जल प्रलय में। तो उसने इस जल प्रलय को स्वयं को, अपने को उस जल प्रलय में महसूस किया है। यह इस पाठ का सारांश है। और इस बाढ़ के समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, किस तरह की हमें आवश्यकता पड़ती है ना, किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस पाठ में बहुत सुंदर तरीके से देखने को, सुनने को, समझने को मिली है एक नए रूप में। इसी वीडियो में अब हम इसके प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं। अब हम यदि इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें तो हमें पहला प्रश्न आता है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। भैया बहन, आपको मैंने पाठ बहुत अच्छे से समझाया है और आपने स्वयं भी इसे पढ़ा होगा। इसी बुक में से ही आपको इसके प्रश्नोत्तर ढूंढना है। जिस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं घर में ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियाँ। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था?
इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए लेखक इसलिए उत्सुक था क्योंकि उसे यह देखना था कि उसे सचेत रहना था, उसे जागरूक रहना था कि पानी कितने समय में उसके जो इलाके तक पहुंच जाएगा, जो अगर वहां पहुंच गया तो उसे खतरा हो सकता है, उसके परिवार को खतरा हो सकता है, उसके आसपास जो लोग हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उन्हें खतरा हो सकता है। इसलिए वह सचेत था और जिज्ञासा उसमें थी कि सही जानकारी उसे मिले। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समुदाय की कौन सी भावना व्यक्त होती है। इस जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर यह होना चाहिए कि हर व्यक्ति में यही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। वो इसलिए क्योंकि यह बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो उस व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है या उसके आसपास के कस्बे को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं उन्हें बहुत सजग रहने की आवश्यकता थी और वह बिल्कुल टकटकी लगाए हुए उस दृश्य को देख रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया है। कहाँ तक आ गया है से मतलब कहीं पानी बहुत अधिक तेज़ी से तो नहीं आगे आ रहा है। अगर ऐसा है तो वह अपनी सुविधा कर ले, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इस तरह की भावना थी, जागरूकता की भावना से वह यह क्वेश्चन बार बार कर रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। मृत्यु का तरल दूत लेखक ने बाढ़ को कहा है क्योंकि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक जो आपदा है, वह बाढ़ यानी कि पानी, पानी यानी तरल। तो जो ये पानी है इसने एक तरल रूप लेकर ऐसा एक विनाश रूप ले लिया है और इस तरल रूप के कारण, जल रूप के कारण, विशालता के कारण हमें कई हानि हो रही है। कई लोगों को मृत्यु के घाट इसने उतार दिया है, कई लोगों को भारी नुकसान इसने दिया है, जिसके कारण लेखक ने इसे तरल दूत की उपाधि दी है या तरल दूत कहा है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आप इसको इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है इसमें कुछ सुझाव देने हैं कि जब बाढ़ आती है तो आप किस तरह से उससे बच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला उपाय तो यह हो सकता है कि सरकार को जो ये साधन है बाढ़ से निपटने के लिए उसे बिल्कुल व्यवस्थित और बिल्कुल तैयारी के रूप में रखना चाहिए। दूसरा, सरकार को स्वयंसेवी संगठन निश्चित करना चाहिए, सरकार की तरफ से नियुक्त करना चाहिए कि कुछ स्वयंसेवी संगठन नियुक्त किए जाएं जो इन प्राकृतिक आपदाओं में वहां पर फंसे मनुष्यों की सेवा कर सके, जिसकी तरफ से सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। और हम यह भी कह सकते हैं कि आपदा से निपटने के लिए जो उस समय के नव युवक हैं, नव युविकाएँ हैं और जो उस समय वहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं उन्हें बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। उस कठिनाई के समय में जो फंसे लोग हैं, जिन्हें आवश्यकता है मदद की, उन्हें तत्पर होकर वह मदद करें और इस आपदा से निपटने में उनकी मदद करें। इसी प्रकार यह जो बाकी सभी प्रश्न हैं इनके उत्तर भी आपको इसी पार्ट में से ढूंढना है और लिखना है। और इसमें अगर आपको कोई कठिनाई आए तो आप इसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। आज का हमारा ये जो पाठ है यह इस वीडियो में कंप्लीट होता है।